डेटाबेस की स्लैब के अंदर इस वीडियो के अंदर कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स वो लिमिटेशंस होती हैं जो सीक्वल की लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। सीक्वल कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डाटा इन अ टेबल। टेबल के अंदर जो डाटा होता है उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करने के लिए, लिमिटेशन अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स जब हम क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं तो वो दो तरीक़ों के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम क्यूरी के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं तो वो टेबल के अंदर भी कंस्ट्रेंट अप्लाई किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, या फिर टेबल क्रिएट होने के बाद हम आल्टर की क्यूरी के थ्रू टेबल उसके ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो तरह के कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे, नोट, नल और यूनिक, और बाकी 6 तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये इन कंस्ट्रेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखें। तो हम इसको अप्लाई करने के लिए जो DBMS यूज़ करेंगे वो है सीक्वल। इसके अंदर ये आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये इस लाइन को कमेंट किया गया है जो कि मोर रीडेबल है कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। इसमें 2 डैशेस लगाएं और एंगल ब्रैकेट लगाएं। ये क्यूरी रनेबल नहीं है बल्कि मोर रीडेबल है। तो हम इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे नोट नल का। हम फॉर एग्जांपल एक टेबल क्रिएट करते हैं पर्सन के नाम का। हम इसके अंदर 6 तरह के एट्रीब्यूट डिक्लेयर किए हैं, पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और कंट्री। हम डेटा टाइप्स इनकी डिक्लेयर किए हैं। हम चाहते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर लॉगिन करते हैं वो हमें वहाँ पर एक यूज़र नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है। अगर हम यूज़र नेम एंटर कर दें और पासवर्ड को खाली छोड़ दें और लॉगिन के बटन के ऊपर प्रेस करें तो वो एक पासवर्ड के ऊपर रेड कलर का एरर देता है। वो रेड कलर का एरर इसलिए देता है कि यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करना मस्ट है, मैंडेटरी है। तो उसके ऊपर नोट नल का कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ होता है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि पर्सन की आईडी हमेशा ही किसी न किसी वैल्यू पर कंटेन हो और फर्स्ट नेम भी हमेशा ही किसी न किसी वैल्यू पर कंटेन हो और बाकी जो सारे हैं वो हम खाली छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम नोट नल का कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा पर्सन के नाम से टेबल। तो हम इसके टेबल के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से एंट्रीज इसके अंदर पड़ी हुई हैं। इस टेबल के अंदर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन इसके अंदर फ़िलहाल कोई भी इसकी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। हम जाते हैं इसके राइट क्लिक करेंगे और एडिट टॉप 200 रोज़ के ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है पर्सन आईडी के ऊपर, फर्स्ट नेम के ऊपर। हम फॉर एग्जांपल पर्सन आईडी को खाली छोड़ देते हैं और फर्स्ट नेम को भी फर्स्ट नेम के अंदर कोई ना कोई एंट्री कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल हम नाम एंटर करते हैं जिया और लास्ट नेम एंटर कर देते हैं असलम और सिटी एंटर करते हैं लाहौर और कंट्री एंटर करते हैं पाकिस्तान। हम जैसे इसका एंटर किया है तो वो कहता है कि नो रो वाज अपडेटेड, ये नहीं हो सकती क्योंकि हमने इसके ऊपर इसको खाली छोड़ दिया, इसको खाली छोड़ना नहीं जा सकता। तो हम इसकी 1 एंटर करेंगे पाकिस्तान, इसके टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके आगे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम ये दोनों खाली छोड़ देंगे फर्स्ट नेम या पर्सन आईडी का तो ये दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन दोनों को फिल करना मस्ट है, बाकी इन तीनों को हम खाली छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर जो है यूनिकनेस का जो है वो नहीं है, यूनिक होना ज़रूरी नहीं है बल्कि इसको आपका फिल होना ज़रूरी है, इसको एंट्री करना ज़रूरी है। हमने इसके ऊपर प्राइमरी की या यूनिक का कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया। अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर दिया और कराची और हम कंट्री एंटर करते हैं पाकिस्तान। जैसे एंटर करेंगे तो हमने एक्चुअली फर्स्ट नेम के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई किया नॉट नल, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल जिया ही कर देते हैं। तो एक्चुअली हमने इनके ऊपर यूनिक का या प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया, इसलिए हम डुप्लीकेट वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इनका वैल्यू एंटर करना ज़रूरी है। इसी तरह 2 लेते हैं और इसके अंदर हम असद नेम एंटर करते हैं और बाकी रोज़ को खाली छोड़ देते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इन दोनों को खाली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये नोट नल का कॉन्सेप्ट था आपके पास। इसी तरह
हमारे पास यूनिक का एक कॉन्स्टेंट है। यूनिक का कॉन्स्टेंट क्या करेगा कि ये है तो बिल्कुल प्राइमरी की तरह ही, ये आपके जिस एट्रीब्यूट के ऊपर लगा होता है उसको ही वैल्यू को यूनिक एक्सेप्ट करता है। यूनिक का आपको मतलब पता है कि वो 1 ले, अगर आपकी PID 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 है तो 2 3 4 इस तरह लेगा, 1 डुप्लीकेट नहीं आने देगा। यूनिक और प्राइमरी की में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यूनिक आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की आपके टेबल के अंदर सिर्फ एक ही होती है, और यूनिक आपके टेबल के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट के ऊपर लग सकते हैं। तो पर्सन की ID है, इसके ऊपर ये नॉट नल तो है ही, हम क्योंकि हम एक चीज़ डिफ़ाइन करके चलते हैं कि जिस चीज़ को हम यूनिक करना चाहें उसको हम खाली कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये प्राइमरी की का रूल होता है। यूनिक का भी, यूनिक क्योंकि प्राइमरी की तरह ही काम करती है, तो इसके अंदर भी हम हर जगह खाली नहीं छोड़ेंगे जिस चीज़ को हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 2 कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिए, नॉट नल का भी और यूनिक का भी। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम के ऊपर सिर्फ एक कंस्ट्रेंट है, नॉट नल का। तो ये आप टेबल क्रिएट करेंगे, हम इसको रन कर देंगे, मॉल के डेटाबेस के अंदर इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये क्रिएट हो चुका है पर्सन 1 के नाम से। ये पर्सन 1 के नाम से ये एंट्रीज आपके पास पड़ी हुई हैं। अब हम यहाँ पर ये 11 है, हम इसके अंदर सिर्फ एक ही ये वैल्यू एंटर करेंगे। इसके अंदर आपके तमाम एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू है, PID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री के अंदर। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये रोज़ अफेक्टेड हो चुकी है। आपकी यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक पर्सन शो ऑल द रेट ऑफ टेबल करेंगे तो आपकी इस टेबल के अंदर एक ही एंट्री पड़ी हुई है। हमने यूनिक का जो कंस्ट्रेंट है वो अप्लाई किया हुआ है पर्सन ID के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर मैं दोबारा ही 11 की ID जो है वो कर देती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बाकी देखें आपकी सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो पर्सन ID है वो सेम है। तो यूनिक का कंस्ट्रेंट क्या करेगा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करवाएगा। द स्टेटमेंट हैज़ बी टर्मिनेटेड। तो इसको जैसे ही मैं इसकी 12 ID करूँगी और इसको रन करेंगे तो आपका एट्रीब्यूट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये यूनिक उसने जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेप्ट की हैं। तो यूनिक का कंस्ट्रेंट बिल्कुल प्राइमरी की तरह ही है, लेकिन यूनिक का कंस्ट्रेंट आप मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिक का एट्रीब्यूट आप मोर देन 1 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आल्टर की क्यूरी लेते हैं। आल्टर की क्यूरी के थ्रू चाहते हैं कि एक नया आल्टर टेबल पर्सन 1, ये कौन सा टेबल जिसके ऊपर हमने यूनिक की पर्सन 1 के नाम से, हम चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर एक एड्रेस के नाम से एट्रीब्यूट हो, ऐड करें, लेकिन वो यूनिक हो। हम उसको और यूनिक, उसको और एक और एट्रीब्यूट ऐड करें, लेकिन वो यूनिक का कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई किया हो। तो हम ऐड करेंगे, ऐड का एक नया एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए होता है ऐड यूनिक। यूनिक किसको करेंगे, आप एड्रेस को कर देते हैं। तो हम इसको रन करेंगे। could not create constraint address, see previous error. Column name address does not exist in the target table or view. City ये अल्टर का टेबल जो है वो हम चाहते हैं कि यूनिक का कंस्ट्रेंट हमने पर्सन ID के ऊपर तो अप्लाई किया ही हुआ था, लेकिन हम सिटी के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब टेबल क्रिएट करते हुए मैंने पहले ही बताया था कंस्ट्रेंट हम 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। टेबल के अंदर ही क्रिएशन के दौरान ही हम लिख सकते हैं, या फिर हम आल्टर की क्यूरी के थ्रू बाद में लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये अप्लाई किया सिटी के ऊपर। जैसे ही मैंने पहले आपको एक और एट्रीब्यूट को एंटर करके उसके ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एट्रीब्यूट है उसके ऊपर अगर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं यूनिक का, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर एंट्री करके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 11 और 12 पर्सन ID के ऊपर तो हमारा कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, और हमारा है सिटी के ऊपर। सिटी में हमने लाहौर एंटर किया है, हम यहाँ पर लाहौर एंटर कर देते हैं। अब इसके ऊपर भी लाहौर है, इसके ऊपर भी लाहौर है। हमने